अभी नहीं, जब वो लाल बन के आएगा तब शुरू हो गया। शुरू ठीक सर, स्टार्ट। It's our pleasure and privilege to have Dr. Amit Vaish with us today. I welcome Dr. Vaish to this invited lecture series organized by GPGC Bajpur and SRBS. Thank you, sir, for sparing time out of your very busy schedule. I now call upon Dr. Nilima Manula to formally introduce our guest lecture to our audience. Over to you, Dr. Manula. Thank you, sir. Hello, everyone, and welcome to today's session in Invited Lecture Series on Biological Sciences 2020. We have a great pleasure of having Dr. Amit Vaish as speaker of today's session. Dr. Amit Vaish is presently working as Assistant Professor at Hindu College, Moradabad, UP. He holds PhD in Botany from MJP Rohilkhand University, Bareilly. His area of expertise is plant cytogenetics. Dr. Amit Vaish has 20 years of teaching experience. He has published 6 research papers and 2 books so far. Dr. Vaish is a life member of 6 national and international academic bodies. He is founder of RAS Bio. He has been honored with various academic and non-academic awards. Recently, he has been awarded with Outstanding Scientific Attainment Award in Plant Science by Bioinformatics Technologies of India, Bareilly in 2018. Despite of being engaged in teaching and research activities, Dr. Vaish actively engaged himself in community and social work too, with great effort. I would also like to mention here that Dr. Vaish has created a YouTube channel for students and has uploaded more than 30 lecture videos so far, and I hope that our listeners will surely get benefit of this. Dr. Vaish has been delivering speeches as a guest speaker in various event stages with high spirit, and he directly connects to the audience. Now, I request Dr. Amit Vaish to deliver the lecture on how to get life sciences on fingertips. Dr. Amit Vaish, please come and share your knowledge with us. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर उप्रेती जी का, डॉक्टर पांडे जी का, कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस लेक्चर सीरीज के लिए। और अभी तक जितने भी लेक्चर हुए बहुत अच्छे रहे, बहुत इंफॉर्मेटिव थे स्टूडेंट्स के लिए। आज मैं कुछ एक लेक्चर से अलग हटकर एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहा हूं जो लगभग सभी बायो स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम रहती है। बायो को एक बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाउ टू गेट लाइफ साइंस ऑन फिंगर टिप्स। दिस इज डॉक्टर अमित वैश, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, हिंदू कॉलेज, मुरादाबाद। लुक दिस पिक्चर व्हेन यू टेक बायोलॉजी टू सीरियसली। ऐसा है नहीं कि बायोलॉजी सीरियस होती है या बायोलॉजी स्टूडेंट को सीरियस बना देती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और पर्टिकुलरली ये टीचर्स पर डिपेंड करता है कि वो बायोलॉजी को कैसे पढ़ाते हैं, और बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो बायोलॉजी को कैसे समझते हैं। इन जनरल बायोलॉजी का नाम आते ही हम लोगों के दिमाग में आ जाता है, इसमें बहुत सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे, रटना पड़ेगा, पता नहीं समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स इन जनरल फेस किया करते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बायोलॉजी को सीरियसली अगर आप बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेंगे तो ये आपको कभी समझ में नहीं आएगी। बड़ी अलग तरह की होती है। जैसे ही आप बायोलॉजी की बुक्स को ओपन करते हो, आपको लगने लगता है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। कई बार आपको लगता है बायोलॉजी बोरिंग बहुत है। कुछ टॉपिक नो डाउट ऐसे होते हैं, जैसे आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस पर्टिकुलरली स्टडी कर रहे हैं, टेक्सोनॉमी स्टडी कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी को आप पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको बोरिंग लगते हैं और आपको उनको पढ़ने में, स्टडी करने में बिल्कुल भी आनंद नहीं आता। कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, आपकी मजबूरी होती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता।
समझ में आना शुरू करते हैं तो उनको मेमोराइज करना बड़ा मुश्किल होता है। टेक्निकल टर्म इस तरह के हैं कि आपको उनको याद करने में दिक्कत आती है। याद भी अगर आपको हो जाता है और आपसे एक वीक बाद या 15 दिन बाद या 1 मंथ बाद आपसे उसके बारे में अगर कुछ पूछा जाए तो आपको रिकॉल करने में बहुत दिक्कत होती है। बीइंग टीचर हम लोग बच्चों से एक बार कहते भी हैं कि बॉटनी जूलॉजी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह को सफा। तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना कई बार आसान होता है, लेकिन अगर हम उन्हें प्रैक्टिस नहीं करते हैं या कुछ दिन तक कंटिन्यूअस हम उन्हें रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर वो हमें समझ में नहीं आते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स का समाधान क्या है? हमें ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं जबकि ये प्रॉब्लम्स आनी नहीं चाहिए? क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि लाइफ साइंस से इजीएस्ट कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज इट इज द साइंस ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई। आपको लाइफ को फील करना है, केवल अपने हाथ को अपने चेस्ट पर रखिए, आपको लाइफ महसूस होगी दिल की धड़कनों के रूप, हार्ट बीट के रूप। जो कुछ आप लाइफ साइंस में पढ़ते हैं ये सब कुछ आपके चारों तरफ प्रेजेंट है। अगर आप अपने सराउंडिंग्स को देखोगे आपको केवल लाइफ नजर आएगी। छोटे से छोटे क्रीचर्स आपको दिखेंगे, बड़े से बड़े क्रीचर्स आपको दिखेंगे, प्लांट्स दिखेंगे, ब्लूमिंग फ्लावर्स दिखेंगे। केवल आपको करना क्या है कि अपने सब्जेक्ट को इस सराउंडिंग से कोरिलेट करना है। आप देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट कितना खूबसूरत हो जाता है, कितना ब्यूटीफुल हो जाता है। सिंपली कोरिलेट करना शुरू कर दीजिए। बायोलॉजी को एक्सपेरिमेंटल साइंस कहा जाता है और अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट आप अपने चेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर ये देखना है कि लाइफ कैसी होती है, जस्ट पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड फील द लाइफ। तो बायोलॉजी जब तक आप अपने सराउंडिंग्स से इसको कोरिलेट नहीं करेंगे आपको आनंद नहीं आएगा। फैक्ट ये है, अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो आपकी स्टार्टिंग बायोलॉजी से होती है और जब आप रात को बेड पर जाते हैं तो आपकी जो दिन है पूरा वो बायोलॉजी पर खत्म होता है। कैसे होता है? जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, आप ब्रश करते हो, कोई सा भी आप पेस्ट ले लीजिए या मंजन ले लीजिए, उसमें आपको मेंथॉल मिलेगा, उसमें आपको कोई ना कोई बॉटेनिकल कंटेंट जरूर मिलेगा। रात को जब आप सोने जाते हैं तो जब आप गद्दे पर सोते हैं तो या तो गद्दे में रुई भरी हुई होगी, कॉटन, वो भी बॉटनी का पार्ट है, या वो कॉयर का होगा, वो भी बॉटनी का पार्ट है। तो आपकी लाइफ बायोलॉजी से स्टार्ट होती है और आपका दिन बायोलॉजी पर खत्म होता है। तो बायोलॉजी बहुत खूबसूरत है, केवल कोरिलेट करने की जरूरत है। वो इसलिए कि जितनी डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट्स में एंड क्रीचर्स, इन बोथ कॉन्सेप्ट्स एंड क्रीचर्स, जितनी डाइवर्सिटी आपको बायोलॉजी में मिलेगी इतनी डाइवर्सिटी आपको किसी और सब्जेक्ट में मिलने वाली नहीं। तो करना क्या है इसको समझिए। सबसे पहली जिम्मेदारी टीचर की होती है। बायोलॉजी टीचर मस्ट बी इंटेलिजेंट, बायोलॉजी टीचर मस्ट बी फनी, बायोलॉजिकल टीचर मस्ट बी अट्रैक्टिव। मैंने ऑप्शन क्लिक किया है ऑल ऑफ द एबव। इंटेलिजेंट का यहां पर मीनिंग है कि उसे केवल बायोलॉजी की नहीं बल्कि जितने करंट टॉपिक्स हैं उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर वो अदर सब्जेक्ट्स की भी फ्रेगमेंटरी नॉलेज रखता है तो वो टीचर बायोलॉजी को बाकी सब्जेक्ट्स से कोरिलेट करके सब्जेक्ट को इजी और अट्रैक्टिव बना सकता है। बायोलॉजी टीचर को फनी भी होना चाहिए क्योंकि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो अगर फन के साथ समझाए जाएं तो वो जल्दी क्लियर होते हैं, स्टूडेंट इजीली उसको ग्रास्प कर सकता है। अट्रैक्टिव होने का मतलब यहाँ सुंदर होने का नहीं है, अट्रैक्टिव होने का मतलब यहाँ स्मार्ट होने का है। बायोलॉजी टीचर्स ऑलवेज मस्ट बी स्मार्ट। देखते हैं बायोलॉजी को हम कैसे इजी बनाते हैं। इसका सबसे सिंपल मेथड होता है यूज ऑफ निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या है? ये मेमोरी एड्स है जो किसी भी आइडिया को, कॉन्सेप्ट को, फ्रेज को याद करने में हेल्प करते हैं। कैसे? कि हम किसी कॉन्सेप्ट को कुछ लेटर के पैटर्न्स में या नंबर्स के पैटर्न में
हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं यहां पर, प्लांट को जरूरत होती है कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको याद करने के लिए एक निमोनिक्स हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, चो पक नेस कैफे माइटी गुड। अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम, N फॉर नाइट्रोजन, S फॉर सल्फर, Ca फॉर कैल्शियम, Fe फॉर आयरन एंड Mg फॉर मैग्नीशियम। अब आपको याद करने के लिए क्या करना है, चो पक नेस कैफे माइटी गुड। और जब ये आपको याद हो जाए, जब आप इसमें से लिखें तो आप इसमें से आयरन को हटा दीजिएगा, सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको इजीली याद हो गए। सिंपल लाइन, चो पक नेस कैफे माइटी गुड। दिस इज अ निमोनिक टू लर्न द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सिमिलरली स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, इसके लिए एक निमोनिक यूज किया जाता है, गो सिमरन गो मेक चिकन। G फॉर G1 स्टेज, S फॉर सिंथेसिस फेज, G फॉर G2 फेज, M फॉर माइटोसिस एंड C फॉर साइटोकाइनेसिस। तो ये बहुत सारे निमोनिक्स हैं। अगर आप नेट पर भी सर्च करेंगे आपको लगभग बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स के निमोनिक्स आपको मिल जाएंगे। आप अपने निमोनिक्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, तो हमें इनको बाहर से डाइट में लेने की जरूरत होती है। अब ये कौन से हैं, इनको याद करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए एक निमोनिक है, अमित हेल्प्ड इन लर्निंग दीज लिटिल मॉलिक्यूल्स प्रूव्ड ट्रूली वैल्यूएबल। अब आप यहां देखिए कि जो मैंने ये लाइन लिखी है, इस लाइन के हर वर्ड का पहला जो लेटर है मैंने उसको बोल्ड किया है, और इस लाइन के हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो एक अमीनो एसिड को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर आपको याद करने हैं सीक्वेंस में, तो एक निमोनिक यूज किया जाता है, तानिया एंड रिया नाउ आर प्रोफेसर्स बिकॉज फादर चीयर्ड। अब आप देखिए यहां पर हर लाइन के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर एक विटामिन बी को इंडिकेट कर रहा है। तानिया का टी थायमीन को, रिया का आर राइबोफ्लेविन को, नाउ का एन नियासिन को, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर आप देखें जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये सबसे टफ टॉपिक माना जाता है क्योंकि हम लोग जियोलॉजी नहीं पढ़ते, वी आर बेसिकली द स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ साइंस, तो यहां पर इनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के जो पीरियड्स हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डिवोनियन, इनको याद करने के लिए हम एक निमोनिक यूज करते हैं, काउज ऑफन सिट डाउन केयरलेसली परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रैक। ये लाइन याद कर लीजिए, और लाइन का पहला लेटर एक पीरियड को इंडिकेट कर रहा है। यहां एक बात निमोनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल लाइन याद करने से आप कॉन्सेप्ट को याद नहीं कर पाएंगे, आपको ये नाम भी याद करने पड़ेंगे। तो नाम याद करने का तरीका है कि नामों को अगर आप 3-4 बार पढ़ लेंगे तो ये नाम आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप निमोनिक को यूज करेंगे तो आपको इसको याद करना बहुत आसान काम हो जाएगा। बायोलॉजी का कोई भी कॉन्सेप्ट आप निमोनिक्स के हेल्प से इजी बना सकते हैं, उसको याद करने के लिए आप आसान बना सकते हैं और अपने टिप्स पर रख सकते हैं। ऐसे अगर आप एपोक्स को स्टडी करना चाहते हैं, persistent early oiling might prevent painful rheumatism. This is a simple mnemonic जिसमें लगभग 7 epochs आप इजीली लर्न कर सकते हैं। अब देखिए एक बड़ा दिक्कत वाला जो पार्ट है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम लोग बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी। इसको याद करना स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। यहां मैंने अपने कुछ पर्सनल निमोनिक्स बना रखे। जैसे आप ग्रुप पॉलीपेटेली में जाइए तो इसमें 3 सीरीज हैं। सीरीज 1 थैलेमी फ्लोरी। इस थैलेमी फ्लोरी में 6 ऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया है। अब ये ऑर्डर याद करना कितना आसान है, इसका एक निमोनिक मैंने बनाया है, रापापो कागुमा। रा फॉर रेनेल्स, पा फॉर पेराइटेल्स, पॉ फॉर पॉलीगैलिनी, कै फॉर कैरियोफिलिनी, जीयू फॉर गटीफरेल्स एंड एमए फॉर मालवेल्स। सिमिलरली सीरीज 2 जो है डिसीफ्लोरी,
इसको मैंने शॉर्ट किया है जियोल्सिसा। हियर जी फॉर जेरेनियल्स, ओएल फॉर ओलेकेल्स, सी फॉर सेलेस्ट्रियल्स एंड एसए फॉर सेपेंडियल्स। सिमिलरली सीरीज 3 कैलिसिफ्लोरी, रोमीपेफियम, रोजेल्स, मिर्टेल्स, पैसिफ्लोरेल्स, फाइकॉइडेल्स, अम्बलेल्स, सारे ऑर्डर आपको एक सीरीज में बिना किसी एडिशनल एफर्ट के याद हो जाए। इसी तरह गेमोपेटेली में जब आप आएंगे तो सीरीज 1 है इन्फ्री, एक बार में आपको इंफीरियर ओवरी याद हो गई, रुआस्का, रूबियल्स, एस्टिरेल्स, कैंपेनेल्स। इजी मेथड है ये निमोनिक्स का, जिसको आप अपने कॉन्सेप्ट से याद करते समय यूज कर सकते हैं। थोड़ा अलग तरह से सोचने की भी हमें जरूरत होती है। जब हम फैमिली पढ़ाते हैं तो हमने इंग्लिश में तो टर्म दिया फैमिली, हिंदी में टर्म कर दिया कुल। बेसिकली कुल शब्द हमारे यहां डेली लाइफ में यूज नहीं होता। कुल शब्द के लिए या तो हम परिवार शब्द का प्रयोग करते हैं या खानदान शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर हम पढ़ते समय और पढ़ाते समय फैमिली या कुल की जगह परिवार और खानदान शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो देखिए टेक्सोनॉमी कितनी इजी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं बंद गोभी और फूल गोभी सगी बहनें हैं क्योंकि दोनों क्रूसीफेरी परिवार की सदस्य हैं। मैंने यहां इनको सगी बहनें क्यों कहा? क्योंकि दोनों का जीनस सेम है ब्रेसिका, दोनों की स्पीशीज सेम है ओलिरेसिया। तो दोनों जीनस और स्पीशीज में सेम है, केवल इनकी वैरायटी डिफरेंट है। इसीलिए इनको मैंने क्या कहा कि बंद गोभी और फूल गोभी दोनों सगी बहनें हैं और दोनों क्रूसीफेरी परिवार की सदस्य। इसी तरह से अगर मैं कहूं आम और काजू चचेरे तहेरे भाई हैं, इसको याद करना देखिए कितना आसान हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब जो स्टूडेंट्स हैं इस समय प्लेटफॉर्म पर हैं ये जीवन में कभी भूल पाएंगे कि आम और काजू चचेरे तहेरे भाई। आम मैंगीफेरा इंडिका, काजू एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, ये दोनों एक ही परिवार एक ही खानदान एनाकार्डियेसी के मेंबर है। अब ये लाइन आपको जीवन भर याद रहेगी कि आम और काजू आर कजिन। सिमिलरली नशेड़ियों का खानदान है फैमिली सोलेनेसी। अब मैं इसको पढ़ाऊं कि पोटैटो फैमिली या टोमेटो फैमिली, इसको याद करने का बेहतर तरीका है नशेड़ियों का खानदान। क्यों? क्योंकि तंबाकू और धतूरा दोनों इसी फैमिली में नालायक पैदा हुए, दोनों ये नशेड़ी इस खानदान में पैदा हुए, इसीलिए हमने सोलेनेसी को कह दिया नशेड़ियों का खानदान। तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट सोचने का एक प्रयास करना है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को अपने ब्रेन में परमानेंटली पहुंचाने के लिए हमें क्या तरीका इस्तेमाल करना है। जरूरी नहीं है कि हम हर टॉपिक में बुकिश हो जाए, हम अपने तरीके से सोचें, हम किस तरह से उसको याद कर सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने केवल 3 एग्जाम्पल दिए, आप अपने तरह से बाकी फैमिलीज के भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लेकर आप एग्जाम्पल बना सकते हैं और ये आप खुद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि ये बात आपको टीचर इस तरह से पढ़ाए, ये आप खुद भी कर सकते हो, केवल उसको अलग तरीके से आपको सोचना है। अब एक टॉपिक हम लोगों को बड़ा दुखी करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी सीक्वेंस को कट करता है, ये याद करना बहुत मुश्किल काम है। आइए देखते हैं इसका एक तरीका क्या हो सकता है। देखिए, आज काट आलू 1। अब यहां आलू 1 क्या है? आलू 1, दिस इज द नेम ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जब नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो आप जानते हैं कि उस नॉमेनक्लेचर में जो पहला लेटर होता है वो उस बैक्टीरियम के जीनस को रिप्रेजेंट करता है जिससे वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला है, और बाद के जो लेटर होते हैं वो उसके स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रोमन नंबर होता है वो सीरियल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपको देखिए याद करने का बहुत सिंपल तरीका, आज काट आलू 1 यानी आलू 1, ALU1 कौन सी सीक्वेंस को काटेगा? AGCT। और AGCT को याद करने का तरीका, आज काट, कौन काट रहा है? आलू 1। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। सेकंड वन, हाय बंबई, गली गली आज तेरे चर्चे चर्चे।
अब यहाँ हाई बंबई क्या है? इट इज बाम H1। बाम स्टैंड्स फॉर बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस। H1 इसको हमने नाम दिया है, सीरीज है इसकी 1। तो यहां बाम H1 हाई बंबई, गली गली आज तेरे चर्चे चर्चे, GGATCC, यानी बाम H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम GGATCC सीक्वेंस को कट करेगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैंने यहां दिया, एको आर सेकंड का, ई राजा चल चले तेरी गोल गली। अब यहां चल चले तेरी गोल गली जो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 लेटर्स को। चल चले CC, तेरी T, गोल गली GG, यानी एको R1 CCTGG सीक्वेंस को कट करेगा। ई राजा यहां पर क्या है? ई फॉर इस्चरिचिया एंड राजा, ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। केवल याद करने का तरीका है, तो ये जरूरी नहीं है कि निमोनिक्स जो है वो केवल लेटर के फॉर्म में हो, आप उसे फ्रेज के फॉर्म में बना सकते हैं, उसको फनी बना सकते हैं। जितना आप उसको फनी बनाएंगे, ये याद करना आपके लिए उतना इजी हो जाएगा। तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे, आज काट आलू एक, आलू 1 AGCT को कट करता है। ई राजा चल चले तेरी गोल गली, ई कोलाई, ई को आर सेकंड, चल चले तेरी गोल गली CCTGG को कट करता है। अब मेमोराइज करने के लिए और तरीके हैं। ये तो हो गई निमोनिक्स की बात। एक और तरीका है कि किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उसको मेमोराइज करने के लिए हम और क्या टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, हिंदी में इसको हम कहते हैं सदा परजीवी। इसको समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है लैला मजनू रिलेशनशिप। ऑब्लिगेट पैरासाइट हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो किसी लिविंग होस्ट पर सरवाइव करते हैं। यानी अगर उन्हें लिविंग होस्ट, वो पर्टिकुलर लिविंग होस्ट अगर नहीं मिलेगा तो ये पैरासाइट सरवाइव नहीं कर पाएगा। यानी पैरासाइट को मैं यहां मान लू मजनू, और उसके होस्ट को, लिविंग होस्ट को मैं मान लू लैला। यानी लैला नहीं मिलेगी तो मजनू मर जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्लिगेट पैरासिटिस। सिमिलरली फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जिन्हें अगर सूटेबल होस्ट या लिविंग होस्ट ना मिले तो वो मृतोपजीवी हो जाते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो कर लेते हैं, यानी लैला ना सही कोई और सही। तो ये मेमोराइज करने के तरीके हैं। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री जीन, आप कॉम्प्लीमेंट्री जीन में एग्जांपल पढ़ते हैं कि एक स्वीट पी की एक व्हाइट फ्लावर्ड वेराइटी जिसमें व्हाइट कलर C से डिटरमिन हो रहा था, दूसरी व्हाइट फ्लावर वेराइटी जिसमें व्हाइट कलर P से डिटरमिन हो रहा था। जब हम दोनों को क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में हमें पर्पल कलर मिलता है। याद करने का तरीका, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार, C एंड P, क्योंकि दोनों अकेले थे तो व्हाइट कलर प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन दोनों सामने आ गए, दोनों एक साथ आ गए तो एक नया रंग जमा दिया। याद करने का तरीका, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार, C एंड P। तो जब भी आपसे पूछा जाए कॉम्प्लीमेंट्री जीन, आपके टिप्स पर रखा हुआ है खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार। तो जब दो यार साथ बैठे रंग तभी जमा। तो ये मेमोराइज करने के कुछ सिंपल मेथड्स हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर हम लाइफ साइंस में फॉलो करें तो हमें कॉन्सेप्ट को समझना, उसको मेमोराइज करना इजी हो जाता है। जैसे कोई भी टफेस्ट कॉन्सेप्ट हो, उसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो जितना आपको समझ में आता है उसको मैक्सिमम 100 वर्ड्स में लिखकर एक छोटी सी समरी तैयार कर लीजिए। इस समरी को आप बार बार पढ़िए। जब ये समरी आप बार बार पढ़ लेंगे केवल 100 वर्ड्स की, तो इतना तो निश्चित जान लीजिए कि आपको वो 100 वर्ड्स तो समझ में आ ही जाएंगे। उसके बाद इस समरी को बढ़ाते जाइए और इसको एक स्टोरी का रूप दे दीजिए। दूसरा एक तरीका होता है कि जब आप ये समरी लिखते हैं तो इस समरी को एक फैंटेसी के फॉर्म में लिखिए, एक काल्पनिक कथा के फॉर्म में लिखिए, एक छोटी सी स्टोरी बनाइए। मैं एक स्टोरी आपको बताता हूं, आप सबको पसंद आएगी।
सतयुग में एक राजा हुए, बहुत प्रतापी राजा थे, जनता का बहुत ध्यान रखते थे। उनके राज्य में एक बार एक राक्षस ने हमला कर दिया। बहुत खतरनाक राक्षस था। जनता त्राही त्राही कर रही थी। राजा बहुत परेशान थे कि इस राक्षस से कैसे छुटकारा पाया जाए। इतना भयानक राक्षस था कि सेना फेल हो गई। जितने भी तरीके राजा आजमा सकता था सारे तरीके फेल हो गए। अल्टीमेटली राजा जब परेशान हो गया, अपनी प्रजा की चिंता कर रहा था, तो वो एक ऋषि के पास गया कि प्रभु इस राक्षस से छुटकारा दिलवाइए, बहुत भयानक राक्षस है। और ये राक्षस भी कैसा था कि इसके शरीर पर सींग ही सींग थे, ढेर सारे सींग थे, और इतने सींग थे कि इसका शरीर दिखाई नहीं देता। लोग मरते जा रहे थे, त्राही त्राही कर रहे थे। ऋषि ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद राजा से कहा कि हे राजन, ये बहुत ही खतरनाक राक्षस है, इसको मारना लगभग नामुमकिन है, केवल हम इससे बच सकते हैं। और जो मैंने सर्च किया उससे ये समझ में आ रहा है कि ये राक्षस लोगों के नाक और मुंह को पहचानता है। अगर हम लोगों के नाक और मुंह को राक्षस के सामने ना आने दें तो ये राक्षस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। राजा ने धन्यवाद दिया ऋषि से। वो ये एक इलाज लेके अपने राज्य में आए और उन्होंने एक मुनादी करवा दी, ढिंडोरा पिटवा दिया कि राज्य के जितने नागरिक हैं वो अपने नाक और मुंह को गमछे से ढक लें। ये छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताई है कोरोना समझाने के लिए। यहां जो राक्षस है जिसके शरीर पर सींग है वो है कोरोना वायरस। राजा है हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, यहां ऋषि है साइंटिस्ट, जिसने क्या बताया कि ये वायरस आपके नाक और मुंह के माध्यम से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। तो अगर आप अपना मुंह और नाक ढक लेंगे तो आप इस राक्षस से बच सकते हैं, क्योंकि जब आप इस राक्षस के सामने पहुंचेंगे तो ये केवल नाक और मुंह पहचानता है, बाकी शरीर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। और आपने नाक और मुंह को ढक लिया, कोरोना आपको पहचान नहीं पाएगा। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं। कोशिश करिए आप उसको जितना ज्यादा फनी बना सकते हैं। मेमोराइज करने का एक तरीका होता है किसी भी चीज को गाने के रूप में याद करने का। मैं एक छोटी सी लाइन बोल रहा हूं, मजाक मत बनाइएगा, ये एक डेमो के लिए है। डीएनए कभी नहीं खुलता स्वयं अपने आप, हेलिकेज जब तक ना पहुंचे उसके पास। ये एक याद करने का तरीका है। आप किसी भी कॉन्सेप्ट को एक छोटे से सॉन्ग के रूप में अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए और हेडफोन लगा के दिन में अगर आप 4 बार सुनेंगे आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। मैंने यहां 2 लाइन बोली कि डीएनए कभी अपने आप नहीं खुलता जब तक हेलिकेज उसके पास ना पहुंचे। इसको समझाने के लिए मुझे बोर्ड पर डीएनए का डायग्राम बनाना था, 5' to 3' दिखाने थे, डीएनए अनविंडिंग प्रोटीन या हेलिकेज एंजाइम के बारे में बताना था, फिर यह बताना था कि यह हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट करेगा। सिंपल 2 लाइन कि डीएनए अपने आप नहीं खुलता जब तक हेलिकेज इसके पास नहीं पहुंचता। आप गाने के रूप में इसको याद कर लीजिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि घर में आपकी निगाह जहां जहां पड़ती है, बाथरूम में, टॉयलेट में, ड्रेसिंग रूम में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किचन में, हर खाली जगह पर बायोलॉजी के टफ डायग्राम बनाकर पेस्ट कर दीजिए। और जितनी बार आप वहां से निकलें, उठे, बैठे, 5 सेकंड खड़े होकर उस डायग्राम को देख लीजिए। ये डायग्राम कोई साइकिल भी हो सकती है, C3 साइकिल, C4 साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब साइकिल। आप 5 सेकंड खड़े होकर उसको केवल वॉच कर लीजिए। आपको महीने 2 महीने में वो अपने आप याद हो जाएगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना जी सर जी 5 मिनट बचे हैं आपके पास। कंक्लूड कर रहा हूं। तो जितना ज्यादा आप इसको फनी बनाएंगे, इसको आप अपनी डेली लाइफ से जोड़ेंगे, ये आपके लिए उतना इजी हो जाएगा।
कई बार फिगर्स बहुत कुछ बोलती हैं। जरा इस फिगर को देखिए, यहां पर एंजाइम और एलोस्टीरिक साइट या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को बताया गया है। यहां दो प्लग हैं, एक में हमने एक जब प्लग लगाया तो दूसरा प्लग इजीली अंदर अटैच नहीं हो पा रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है एलोस्टीरिक एंजाइम को कि एलोस्टीरिक साइट पर अगर कोई मॉड्यूलेटर आकर अटैच हो गया तो वो एक्टिव साइट को चेंज कर देगा और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा। सिमिलरली ये पिक्चर देखिए, टीचर ने पूछा कैन यू शो डीएनए एंड आरएनए विजुअली। स्टूडेंट ने क्या किया, अपनी पॉनी टेल को इस तरह से बनाया कि वो एक साइड आरएनए को रिप्रेजेंट कर रही है और एक साइड डीएनए को प्रेजेंट कर रही है। तो कई बार पिक्चर्स बहुत कुछ सिखा देती। बायोलॉजी एक अलग तरह का सब्जेक्ट है, ये मैथ से फिजिक्स से बिल्कुल डिफरेंट है। मैथमेटिक्स में 2 into 2 4 होता है और 2/2 डिवाइड कर देंगे तो 0 होता है। लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसलिए बायोलॉजी को जब तक आप अलग तरीके से स्टडी नहीं करेंगे या आपको इजी नहीं लगेगी। जो कुछ टिप्स मैंने आपको दिए हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे, बायोलॉजी आपको इजी लगने लगेगी, फनी लगने लगेगी और आपके टिप्स पर आ जाए। थैंक यू वेरी मच। एवरी एंडिंग इज रियली जस्ट अ न्यू बिगिनिंग। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. In such a nice lecture, in such a nice way. Thank you for your valuable tips and suggestions. The lecture was so interesting, impactful, and impressive. And thank you once again for illuminating the minds of our students with your splendid knowledge. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Now the lecture is open for question session. If the students have any question, he or she can ask the question from Dr. Amit Vash now. You have 5 minutes. Any question from students? मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब, इजाजत दें तो मैं आपसे पूछ लूं। जी सर, वेलकम। जब आपको बहुत अच्छे से ये बात मालूम है कि हमारी पीएचडी सोलनेसी पे है, तो आपने नशेड़ियों की फैमिली इसे क्यों करार दे दिया? कृपया इसे। अब सर इसके खानदान में 2 नशेड़ी आ गए, निकोशियाना टैबेकम एंड धतूरा स्ट्रेमोनियम। अब देखिए, कम से कम स्टूडेंट इसे कभी नहीं भूलेंगे कि सोलनेसी नशेड़ी एक फैमिली है। बजाय अब आपको मैं सुझाव देता हूं कि हमारे गुरुजी ने एक बार हमसे कहा था कि ये जो फैमिली है ये महादेव की फैमिली है, क्योंकि धतूरा जो है वो को चढ़ाया जाता है। और हमारे गुरुजी का नाम भी भोलानाथ है, आपको पता ही है। तो हम तो महादेव के स्टूडेंट हैं, महादेव की फैमिली पे ही पीएचडी करी है, तो अब आगे से आप इसको शंकर भगवान भी कह सकते हैं। डेफिनेटली इसको महादेव की फैमिली कहा जाएगा, एग्जैक्टली नशेड़ियों की फैमिली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर अतुल उप्रेती जी कहाँ हैं? औपचारिक धन्यवाद के लिए डॉक्टर अतुल उप्रेती जी, अब आपके हवाले हैं। आप बिल्कुल सर, बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर, बहुत सारी चीजें रिवाइज हुई और बहुत अच्छी तरह आपने, मैं तो कई चीजों में बिल्कुल चमत्कृत रह गया कि कितनी आसानी से हम उसको याद कर सकते हैं और अपने बच्चों पे पता नहीं कितना जुल्म करते आए हम। तो आपके और ज्यादा लेक्चर करवाने पड़ेंगे। और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर रहा सर। मैं पूरे अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक फोटो आप नहीं लेंगे? बिल्कुल ले रहा हूँ सर फोटोग्राफ। मेरा आ रहा है, मेरे स्क्रीन पे मेरा ही नहीं आ रहा है, बस क्या बताऊँ। नहीं सर, आ रहा है आपका। नहीं, वो आप में आ रहा है ना, स्क्रीन शॉट कर लूंगा तो मेरे में नहीं आ रहा है। मुश्किल ये है। चलिए, किनारे पे यार छोटा सा ये एक ले ली फोटोग्राफ, सब लोग हैं इसमें। ठीक है सर। ओके सर, ले लिया सर। थैंक यू।